हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द डीएवी कॉलेज ऑनलाइन ई लर्निंग ऐप। तो लास्ट क्लास में अपने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, पोटेंशियल बॉक्स के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। वो था आपके पास वन डायमेंशनल, उसको थोड़ा सा अपने जनरलाइज कर देते हैं, थ्री डायमेंशन के लिए कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो वन डी बॉक्स और थ्री डी बॉक्स यहाँ पे कैटेगरी बना देता हूँ मैं एक्चुअली। जैसे वन डी बॉक्स, उस तरफ रिजल्ट क्या होंगे, और यहाँ पे थ्री डायमेंशनल बॉक्स। तो आपके पास क्वेश्चन है वन डी के रिगार्डिंग भी आ सकता है और थ्री डी के रिगार्डिंग भी आ सकता है, वन डायमेंशन और थ्री डायमेंशन। तो वनडे में आपका जो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है साई एन एक्स, जिसको बोलते हैं आइगन फंक्शंस या आइगन स्टेट्स भी कहते हैं इसको। तो वो क्या होता है, रूट ऑफ 2/a साइन ऑफ n पाई x/a, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यूज होती है En इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, ये वन डे के रिजल्ट्स होते हैं। अब इसको जनरलाइज करिए अपने थ्री डायमेंशन में। तो उस टाइम आपके पास साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स का फंक्शन भी होगा, वाई का भी होगा, जेड का, थ्री डायमेंशन मतलब। और यहाँ पे अब जो यहाँ पे एन होता है, ये तो सिर्फ अगर आप वन डी में है तो स्पेसिफाई कर दोगे। अगर ये थ्री डायमेंशन में है तो यहाँ पे आपके पास एक्चुअली थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एन एक्स एन वाई एंड एन जेड। एन एक्स एन वाई एन जेड, तीन कोऑर्डिनेट्स। तो अब इसको एक्सप्रेस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलता है स्क्वायर रूट ऑफ 2/a, एक्स एक्सिस वाला पार्ट लिख दो, साइन ऑफ, अब n की जगह क्या जगह n ऑफ x, x सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में है, n पाई x अपॉन a, और इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2/b। जैसे विड्थ अलोंग x एक्सिस के a है, विड्थ अलोंग y एक्सिस क्या होगी b, और विड्थ अलोंग z एक्सिस क्या होगी c। आपको गिवन है 3D बॉक्स है, उसकी ऑल थ्री एक्सिस के अलोंग उसकी विड्थ वो क्या है, डिफरेंट है, इनटू साइन ऑफ, अब यहाँ पे एन वाई और पाई वाई अपॉन बी, और इनटू में स्क्वायर रूट ऑफ 2/c और साइन ऑफ एन जेड पाई जेड अपॉन सी। तो यहाँ पे ए बी और सी है, वो क्या आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो आपको पोटेंशियल बॉक्स गिवन है उसकी विड्थ, और एन एक्स एन वाई एन जेड के अलग अलग इनकी वैल्यूज होगी, वो अभी एक्सप्रेस करेंगे यहाँ पे। और आपका जो सिस्टम है उसके एनर्जी की बात करेंगे तो ई एन एक्स एन वाई और एन जेड, उसकी वैल्यूज क्या होगी, उसकी वैल्यूज देखेंगे। जैसे पाई स्क्वायर, ऑल थ्री एनर्जीज लिखेंगे, उनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो 2m, ये चीज तो कॉमन आएगी। और एक्स एक्सिस वाले पार्ट के लिए क्या आएगा, एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ गया इसके लिए, एनर्जी आइगन वैल्यूज के लिए, और ये आपके पास आइगन स्टेट्स यानी आइगन फंक्शन के लिए। तो वन डी में बात करें तो रिजल्ट ऐसे होंगे, वो एक्स वाई और जेड किसी एक एक्सिस के लोग हो सकता है, यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 एंड सोन होगी। और यहाँ पे आपके पास ये आपका है ये थ्री डायमेंशन के लोग, जो कंबाइंड वेव फंक्शन होता है वो एक्चुअली तीनों डिफरेंट डायरेक्शंस होती है, उनके वेव फंक्शन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, और अलग अलग डायरेक्शन में पार्टिकल की एनर्जीज होती है, उसकी टोटल एनर्जी देखें तो उनका क्या होती है, वो सम अप होती है, तो ऐड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे भी एन एक्स एन वाई और एन जेड की जो वैल्यूज होती है ना, एन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, और सेम ये किसके लिए होगा, एन वाई के लिए, और सेम ये किसके लिए होगा, एन जेड के लिए। यानी एन एक्स एन वाई और एन जेड की वैल्यूज है वो भी क्या होगी 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो ये वैल्यूज पॉसिबल है। तो वन डी बॉक्स का क्वेश्चन होता है ऐसे अटेम्प्ट करोगे, थ्री डी का हो तो ये, और बीच में टू डायमेंशनल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, 2D बॉक्स भी हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, थर्ड वाला एक पार्ट स्किप कर देंगे आपका। तो हो सकता है वो एक्स वाई प्लेन में हो तो मतलब उसकी टू डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये लास्ट वाला पार्ट है ये हट जाएगा। वन डी है तो एक रिजल्ट, 2D है तो एन एक्स और एन वाई यानी एक्स और वाई वाले रिजल्ट लिख दो, एक्स और वाई वाले जेड वाले को हटा दो। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, एक रिजल्ट इस थ्री डायमेंशन वाले का स्पेशल केस होते हैं। ये तो अपने क्या किया, 3D बॉक्स इन जनरल उसकी एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग के
विड्थ है वो डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं बॉक्स, 3D बॉक्स। फिर अगर आपका ये बॉक्स क्या है, क्यूबिकल शेप का है, क्यूब क्या होता है उसका एक स्पेशल केस होता है फॉर क्यूबिकल बॉक्स। क्यूब का मतलब क्या होता है, उसकी तीनों जो साइड्स होती है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, वो तीनों क्या होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस की जो साइड्स है वो अगर सेम है, सेम उनकी विड्थ है, तो उस बॉक्स को क्या बोलते हैं, अपने क्यूब बोल देते हैं। वो एक पर्टिकुलर केस है। तो उसमें a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आ गया, तो तीनों की जगह क्या लिख देता हूं मैं, a लिख देता हूं। तो आपके पास अब ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, एन एक्स एन वाई एन जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास यानी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर और प्लस एन जेड स्क्वायर। ये आपके पास रिजल्ट आ जाता है किसके लिए, फॉर ए गिवन क्यूबिकल बॉक्स। और यहां पे ध्यान रखना एन एक्स एन वाई एन जेड की लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जैसे आपने 1D में देखा था मिनिमम एनर्जी क्या हो सकती है, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, वहां से आपने कंक्लूड किया था एन की वैल्यू 1 है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी 1D बॉक्स की क्या होती है, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो यहां से अगर आपने कंक्लूड करके देखें 3 डायमेंशनल बॉक्स है, उसके लिए ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या होगी, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लोवेस्ट एनर्जी होने के लिए एन एक्स एन वाई एन जेड की भी क्या रखेंगे, अपने लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। और लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू होती क्या है, एन एक्स की भी 1, एन वाई की भी 1 और एन जेड की भी 1 होती है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो 3D अगर आपको बॉक्स दे रखा हो, उसकी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछी जाए, तो यहां से आप उसको कंक्लूड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो 3D बॉक्स पे भी क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकते हैं, एनर्जी के बारे में पूछ सकता है। अब यहाँ पे क्या है एक्चुअली, जैसे अपने 1D बॉक्स में तो कोई स्टेट्स होती है वो सारी क्या होती है, नॉन डीजेनरेट होती है। कोई भी स्टेट है वो डीजेनरेट नहीं होती, जैसे फर्स्ट सेकंड ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड एंड सो ऑन, वहां पे डीजेनरेसी नहीं होती, वो कंप्लीटली क्या होती है, नॉन डीजेनरेट। बट यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, आपके पास डीजेनरेसी होती है। तो यहाँ पे डीजेनरेसी वाले केसेस कौन कौन से होते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो डीजेनरेसी क्या होगी, उस पर रिजल्ट्स कैसे पॉसिबल होंगे, तो क्यूबिकल बॉक्स की बात करें। अब एक चीज और होती है यहाँ पे क्यूबिकल बॉक्स के रिगार्डिंग ही, अब एक सेट बना रहा हूं, मतलब पॉसिबल स्टेट्स कौन कौन सी हो सकते हैं वो देखते हैं अपने। जैसे एन एक्स एन वाई और एन जेड, इनकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जैसे क्या हो सकती है, 1 1 1 हो सकती है, ठीक है। दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, 1 1 2। अब इस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग अगर 1 1 2 रखेंगे, या फिर 1 2 1 रख दो, या फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग यानी 1 2 1 रख दो, या फिर 2 1 1 रख दो। इसके कोरस्पॉन्डिंग तो एक ही स्टेट पॉसिबल है। इसका मतलब इस स्टेट की डीजेनरेसी क्या हो जाएगी, इस वाली स्टेट की डीजेनरेसी को डिनोट करते हैं जी से, तो जी की वैल्यू क्या होगी, 1। डीजेनरेसी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी आइगन वैल्यूज। तो जैसे 1 1 1 रखेंगे तो इसकी एक ही एनर्जी का आइगन वैल्यू आएगी, ठीक है। ये वाला केस है आपके पास, जैसे आप 1 1 2 रख दो, जैसे 1 1 2 रख दो, या फिर 1 2 1 रख दो, या फिर 2 1 1 रख दो, एनर्जी की वैल्यू तो सेम आएगी। तो डिफरेंट स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी आइगन वैल्यू, ये स्टेट को डिनोट करता है। ये स्टेट भी अलग है, ये स्टेट भी अलग है, और ये स्टेट भी अलग है, क्योंकि एन एक्स एन वाई एन जेड की अगर वैल्यूज डिफरेंट होती है तो उसको डिफरेंट स्टेट बोलते हैं। उन डिफरेंट स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी की वैल्यू भी सेम हो जाए तो ऐसी स्टेट्स को क्या बोलते हैं, डीजेनरेट स्टेट्स बोलते हैं। और कितनी डिफरेंट स्टेट्स की सेम एनर्जी पॉसिबल है, उस नंबर को क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी ऑफ दैट स्टेट। तो इसके लिए डीजेनरेसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए डीजेनरेसी की वैल्यू जो है G = 3, क्योंकि 1 2 3 तीन डिफरेंट स्टेट्स की एनर्जी क्या मिलेगी आपको, सेम। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 + 1 + 5 + 1 6, यानी 6 पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ये पॉसिबल आ जाएगा। नेक्स्ट और क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 2 2, तो 2 1 2, या फिर 2 2 1, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो इन सारी स्टेट्स की एनर्जी तो क्या मिलेगी आपको, सेम, बट स्टेट क्या है वैसे एन एक्स एन वाई एन जेड की वैल्यूज डिफरेंट है।
तो डिफरेंट स्टेट्स के कोरस्पॉन्डिंग सेम एनर्जी आइगन वैल्यू, मतलब यहाँ पे भी डिजेनरेसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंक्लूड करके देखो तो G इज इक्वल टू 3। तो इस स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग भी अपने डिजेनरेसी आइडेंटिफाई कर लेंगे। वैसे बहुत सारी स्टेट्स पॉसिबल हो सकती है। अब आप देखोगे ना, एक्चुअली आपको वैल्यूज मिलेगी, ये वाली वैल्यू रखोगे nx ny nz की, तो आपको एनर्जी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। उसको अपने क्या बोल देंगे, जैसे E 1 1 1 इज इक्वल टू, तो वो आ जाएगा प्लस 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। और E 1 1 2 देख लो, या फिर E 1 2 1 देख लो, या फिर E 2 1 1 देख लो। इसकी वैल्यू मिलती है 6 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। और ये वाली स्टेट है, यानी E1 2 2 E2 1 2 या फिर E2 2 1। तो यहाँ पे 4 + 4 8 और +1 9, तो 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद फर्दर एनक्रीज, अब आपको पूछा जाए, जैसे यहाँ पे जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो सारे आप लिखते जाओगे, फिर आपको पूछे जैसे ग्राउंड स्टेट क्या होगी, तो ये फर्स्ट वाली स्टेट तो ऑलवेज क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। ये स्टेट तो हमेशा क्या रहेगी आपके पास, ग्राउंड स्टेट रहेगी, जिसकी एनर्जी क्या होती है, लोवेस्ट एनर्जी होती है, इसको 0 पॉइंट एनर्जी स्टेट भी बोलते हैं। अब इसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी ना, इसके जस्ट आफ्टर जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको फर्स्ट एक्साइटेड बोलेंगे, फिर उसके जस्ट आफ्टर जिसकी ज्यादा उसको क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेड बोलेंगे। इन नंबर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वो ध्यान रखना आपको कौन से की वैल्यू ज्यादा है। जैसे ये स्टेट है, इसकी कम है, इसकी से ज्यादा और इसकी से ज्यादा है, तो इसको फर्स्ट एक्साइटेड बोलेंगे, इसको सेकंड। ये नहीं इसको फर्स्ट एक्साइटेड बोल दें, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल दें। तो ग्राउंड स्टेट के जस्ट अबो स्टेट कौन सी होती है, फर्स्ट एक्साइटेड, उसके जस्ट अबो कौन सी होती है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो आपका एक्चुअली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भाई आपका पार्टिकल है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट एक्साइटेड में, सेकंड एक्साइटेड में, तो उसकी डिजेनरेसी क्या होगी, तो आप यहां से बता दोगे कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डिजेनरेसी बता दोगे, जी की वैल्यू क्या होगी। या फिर पूछ सकता है उस स्टेट में उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके एनर्जी भी उसकी कैलकुलेट करके बता सकते हो। क्लियर है, तो ऐसे क्वेश्चन है 3D बॉक्स पे आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड। ध्यान रखना, आपको अगर बॉक्स मेंशन नहीं किया हुआ है, सिंपली इतना लिखा हुआ है 3D बॉक्स है, तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखवाया था उसका यूज करेंगे। अगर वो आपको क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता है कि आपका जो बॉक्स है वो क्या एक क्यूबिकल बॉक्स है, यानी आप क्यूब की बात कर रहे हो, तो उसमें तीनों साइड्स इक्वल होगी, तो इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले का आप यूज करोगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। क्लियर, तो इसके रिगार्डिंग ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप हो सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं आपसे। तो फिर आपको पूछ सकता है पार्टिकल किसी एक स्टेट में है, तो उसकी एनर्जी की वैल्यू ग्राउंड स्टेट के कंपैरिजन में कितनी टाइम्स होगी। जैसे आपसे पूछ लिया यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की कितने टाइम्स होती है, तो देख लो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 3, और इसको अगर ब्रेक करके लिखोगे आप तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना 2 इंटू 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर। तो ये किसकी एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट की, तो अपने क्या बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी की क्या होती है, डबल होती है, 2 टाइम्स होती है। किस केस में, 3 डायमेंशनल क्यूबिकल बॉक्स के केस में। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। 1D बॉक्स या फिर 3 डायमेंशनल बॉक्स, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अब एक पोटेंशियल स्टेप करके भी टॉपिक होता है, उस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पोटेंशियल स्टेप। तो पोटेंशियल स्टेप होता क्या है, उसकी ग्राफिकल फॉर्म कैसी होती है। वाई एक्सिस के लोग क्या आपका पोटेंशियल, ये तो डार्क लाइन जो मैं प्लॉट कर रहा हूं वो किसको डिनोट करता है, पोटेंशियल स्टेप को।
यानी x इज इक्वल टू 0 से पहले तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या है 0, ये माइनस इनफाइनाइट तक आपके पास, और 0 पे आती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जो डार्क लाइन प्लॉट की है वो पोटेंशियल को डिनोट करिए, पोटेंशियल स्टेप को, फिर आगे अप टू आपका ये इनफाइनाइट तक क्या रहेगी, ये वी नोट रहेगी, ये पॉइंट आपका ये वी नोट है, यानी ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं हाइट ऑफ द पोटेंशियल, तो वो क्या हो जाएगी इसमें वी नोट हो जाएगी। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करें, वी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स लेस देन 0 एंड वी नोट फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये पोटेंशियल की फॉर्म पॉसिबल होती है। अब एक्चुअली होता क्या है इसमें, कैसे कैसे होते हैं, इधर से कोई एक पार्टिकल आ रहा है आपका ई एनर्जी के साथ, एम मास का पार्टिकल है, ठीक है, तो यहाँ पे दो रीजन पॉसिबल है, एक तो एक्स लेस देन 0 वाला जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, और दूसरा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाला जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू क्या कुछ फाइनाइट और फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू है वी नोट। तो इसको रीजन फर्स्ट नेम दे देते हैं अपने, और ये आपका हो गया रीजन सेकंड हो गया। तो अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, आपका पार्टिकल जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या हो सकती है, हाइट ऑफ पोटेंशियल से लेसर हो सकती है या फिर ग्रेटर हो सकती है। तो यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल है, दोनों केसेस को मैं एक साथ ड्रॉ कर देता हूं बॉक्स में, यहाँ पे दो केसेस पॉसिबल होंगे अपने। फर्स्ट वाला केस कौन सा है, ई लेस देन वी नोट, सेकेंड वाला केस मिलेगा आपको ई ग्रेटर देन वी नोट, ठीक है। तो ई लेस देन वी नोट और ई ग्रेटर देन वी नोट, इसके लिए आपको क्या देखना होता है, दो टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, एक कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, उनकी वैल्यूज क्या होती है एक्चुअली, ये आपसे पूछा जाता है। तो जब फर्स्ट केस में ई लेस देन वी नोट होता है, तो अगर अपने क्लासिकली इसको अटेम्प्ट करें तो क्या रिजल्ट मिलेगा, आपका पार्टिकल है आएगा, इस एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल की हाइट से कम है, स्ट्राइक करेगा वापस चला जाएगा, मतलब पूरा पार्ट क्या हो जाएगा उसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसका कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको कैलकुलेट किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन के टर्म्स में, और कितना पार्ट आगे ट्रांसमिट हो रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन के टर्म्स में। तो जो फर्स्ट वाला केस है उसके लिए आप कैलकुलेट करो तो आपको कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू मिलती है r इज इक्वल टू 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है t इज इक्वल टू 0, और ऑलवेज r प्लस t की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, ये तो इस केस में आता है। सेकंड केस की बात करें, अगर पार्टिकल की एनर्जी है वो E की वैल्यू के हाइट ऑफ पोटेंशियल से ज्यादा है तो इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट क्या हो जाएगा ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इसमें रिफ्लेक्शन यानी कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कुछ फाइनाइट आता है, उसकी वैल्यू आती है k1 माइनस k2, ये जो फॉर्मूला लिख रहा हूं इसके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर, और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू आती है 4k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे k1 और k2 क्या होते हैं एक्चुअली, ये डिफाइन करते हैं अपने, जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो तो k1 k2 की वैल्यू आपको लिख देता हूं यहाँ पे, वेयर k1 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2me अपॉन h कट स्क्वायर, 2me अपॉन h कट स्क्वायर, एंड k2 स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है 2m अपॉन h कट स्क्वायर। और यहाँ पे ध्यान रखना एक्चुअली आपको क्या बताया गया है, E ग्रेटर देन वी नोट वाला केस देख रहे हैं तो इसमें E माइनस वी नोट, तो यहाँ पे आप ये जो k1 और k2 स्क्वायर की वैल्यू लिखते हो ना, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब कंक्लूड कैसे करोगे, k1 k2 क्या होते हैं, कुछ रियल पैरामीटर्स होते हैं, तो इनका स्क्वायर ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से तो पार्टिकल की एनर्जी पॉजिटिव है, तो वहां से कंक्लूड कर दिया आपने k1 स्क्वायर पॉजिटिव होगा। यहां से कैसे जज करेंगे, 2m अपॉन h कट स्क्वायर, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, E और V नोट इनमें से जो क्वांटिटी लार्ज होगी, जैसे E V नोट से लार्ज है तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा पॉजिटिव, ये ओवरऑल क्या हो जाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगी, ये तो जस्टिफाइंग है। जैसे E लेस देन V नोट भी इसको ऐसे डिफाइन नहीं करोगे, यहाँ पे तो आपको k1 k2 डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, r प्लस t डायरेक्ट 1 है, r की वैल्यू 1 होगी, ऑलवेज t की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। इस वाले केस में ध्यान रखना आपको k2 स्क्वायर होता है वो क्या होता है E माइनस V नोट की फॉर्म में होता है, k1 होता है 2m E अपॉन h कट स्क्वायर, क्योंकि ये फर्स्ट वाले रीजन के लिए है, इसके लिए v की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, x लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ पे v वाला पार्ट आएगा ही नहीं, और इसके लिए v की वैल्यू क्या होती है v नोट होती है सेकंड रीजन के लिए, तो उसमें k2 के लिए ये वाला पार्ट आ जाएगा। क्लियर, तो ये आपको पूछे जा सकते हैं, आपको e की वैल्यू गिवन हो और v नोट की वैल्यू गिवन हो, फिर आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या होगी,
तो ध्यान रखना ई और वी की वैल्यू को देखते ही आप डायरेक्ट क्या जजमेंट करोगे, ई की वैल्यू वी नोट से लेसर है या ग्रेटर है। अगर लेसर है तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली बता देना है आर की वैल्यू 1 होगी और टी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अगर ई की वैल्यू वी नोट से ग्रेटर देन है तो ये वाला केस अटेम्प्ट करोगे आप, ध्यान रखना आर की वैल्यू ये आएगी और टी की वैल्यू ये आएगी। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो इनको सिंप्लीफाई करके, इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आप चेक करना आर प्लस टी की वैल्यू भी यहां पे भी आपको इस वाले केस में भी क्या मिलेगी 1 मिलेगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन उनके सम की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और इस पे बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ई और वी नोट गिवन है, इसका मतलब 2m/h² तो कांस्टेंट है, ई दिया हुआ मतलब आपको k1 की वैल्यू पता चल गई, ई और वी नोट दिया हुआ मतलब आपको k2 की वैल्यू पता चल गई। k1 k2 की वैल्यू पता है तो आप यहां से कंक्लूड करके आर भी कैलकुलेट कर सकते हो और टी भी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है पोटेंशियल स्टेप में, ई लेस देन वी नोट या फिर ई ग्रेटर देन वी नोट के लिए किस एनर्जी का पार्टिकल है, किस हाइट के पोटेंशियल में मोशन कर रहा है, उसके कोरिस्पोंडिंग उसका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, उनकी वैल्यूज कुछ फाइनाइट होगी या फिर कोई जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जा सकते हैं किसके रिगार्डिंग पोटेंशियल ऑफ स्टेप। क्लियर? तो ये था आपके पास 1D बॉक्स, 3 डायमेंशनल बॉक्स एंड पोटेंशियल स्टेप की रिगार्डिंग एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो ओके बच्चों, बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।